गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 31 पर आ जाइए यूपीपीएससी आरओ के लिए। देखिए आरओ में जो है 140 प्रश्न आते हैं जीएस के पेपर वन में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में जो है 60 प्रश्न आते हैं, वो होते हैं हिंदी के। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 31 तक पहुँच सकते हैं, मतलब इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैगई नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वैगई नदी का उद्गम पूर्वी घाट से होता है और यह नदी अपना जल विसर्जन पाक जलडमरू मध्य में करती है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? वैगई नदी जो है पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी घाट से निकलती है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। अपने जल का विसर्जन ये पाक जलडमरू मध्य में ही करती है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। तो वैगई नदी का उद्गम जो है वो वेस्टर्न घाट से है, ना कि ईस्टर्न घाट से। ठीक है, और यह तमिलनाडु के पांड्यानाडु क्षेत्र से होकर बहती है। 258 किलोमीटर लंबी है वैगई नदी और अंत में रामनाथपुरम जिले के पंबन पुल के पास पाग जलडमरू मध्य में जाकर ये समा जाती है। इस नदी का उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में भी मिलता है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए एक बार फिर से कौन सा करेक्ट है। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1986 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। देखिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1986 को नहीं बल्कि 1972 को की थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। तो 1972 है, 1986 नहीं है। नंबर 3 पर आ जाइए। क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में निम्नलिखित में से किसके संयोजन का उपयोग करते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हीलियम, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड मीथेन। बताइए। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है, मतलब तरल हाइड्रोजन तरल ऑक्सीजन भी। तो क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का ये संयोजन का उपयोग करता है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन जो सबसे अधिक प्रणोद प्रदान करते हैं आमतौर पर क्या होते हैं? ऊपरी चरण यानी जो रॉकेट का अंतिम चरण है उसके लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि यह चरण एक उपग्रह के अंतःक्षेपण बिंदु पर आवश्यक 10.2 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड के वेग से 50% प्रदान करता है। दुनिया के पहले 3 पेरेंट बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका में। तो दुनिया के पहले 3 पेरेंट बेबी का जन्म हुआ था मैक्सिको में और वो दंपत्ति थी एक जॉर्डन दंपत्ति। नंबर 5 पर आ जाइए। जैव उपचार बायो रेमिडिएशन एक प्रक्रिया है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित प्रदूषित पदार्थों को अवशोषित करने की। मनुष्य द्वारा मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित दूषित पदार्थों को अवशोषित करने की। क्लोरीन द्वारा, ठीक है, मनुष्य द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, क्लोरीन द्वारा, बाकी सब कुछ वही है। और चौथे में क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा। तो ना लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा, ना ही क्लोरीन द्वारा, ना ही मनुष्य द्वारा, बल्कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा तथा अन्य वातावरण, ठीक है, मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित दूषित या प्रदूषित पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया है बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप या सूक्ष्म जीवाणुओं जैसे कि जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग मृदा तथा अन्य प्रकार के वातावरण में उपस्थित दूषित पदार्थों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ब्लूटूथ एक कम दूरी की बेतार मतलब वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है जो मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर और सहायक उपकरणों को निकटस्थ दायरे में बेतार डेटा या आवाज़ के संचरण को सक्षम करती है।
देखिए, दो ब्लूटूथ उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया को युग्मन यानी पेयरिंग कहा जाता है। पेयर किया होगा आपने अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से ब्लूटूथ का यूज़ किया होगा। करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत जो स्वर्ण बॉन्ड है, कौन जारी करता है उसको? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बताइए कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लोगों को भौतिक स्वर्ण के बजाय स्वर्ण बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और भारत का रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से इन बॉन्ड को जारी करता है। नंबर 8 पर आ जाइए। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय काम करता है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत। तो देखिए, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुविषयक संगठन है जो सफेदपोश अपराध यानी धोखाधड़ी का पता लगाने, अभियोजन चलाने अथवा अभियोजन की सिफारिश करने के लिए लेखांकन, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ऋण पर चुकाए गए ब्याज को घटाकर की जा सकती है और राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं क्या? करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा एक नई शब्दावली है जिसे वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था, याद रखिएगा इसको। प्राथमिक घाटे की गणना राजकोषीय घाटे में से ऋण पर चुकाए गए ब्याज को घटाकर की जा सकती है और राजस्व प्राप्तियों से अतिरिक्त सरकारी राजस्व व्यय को कहते हैं राजस्व घाटा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, लोगों द्वारा स्वयं धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। आरक्षित जमा अनुपात कुल जमा का वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक आरक्षित रूप में रखते हैं। कौन से होते हैं कॉमर्शियल बैंक? एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 11वां प्रश्न है, अदालत में आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए कैदियों का बचाव निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? किसने नहीं किया था? भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भीकाजी कामा। भूलाभाई देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भीकाजी कामा नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज, अदालत में आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए कैदियों का बचाव किया था भूलाभाई देसाई ने। तेज बहादुर सप्रू ने कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। भीकाजी कामा नहीं है इसमें। ये बड़े प्रश्न पूछे जाने लगे हैं अब आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड, याद रखिएगा इनको, क्योंकि सबको पता है असहयोग के बारे में, चौरी चौरा कांड, ठीक है, उससे हटके प्रश्न बनना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। नवरोज नव वर्ष का त्यौहार है जिसे 21 मार्च को पारसी धर्म के अनुयायियों और शिया एवं सुन्नी इस्लाम से संबंधित कुछ संप्रदायों द्वारा मनाया जाता है। यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है क्या? नवरोज है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 13 पर आ जाइए। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, जिन प्रश्नों में आवश्यकता नहीं है एक्सप्लेनेशन की और दो स्टेटमेंट में बात पूरी हो जाती है तो उसी चीज को लिखने का कोई औचित्य नहीं है दोबारा। हुमायूं टॉम्ब, यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित पहला उद्यान मकबरा है और इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने करवाया था क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने कई प्रमुख वास्तु नवाचारों को प्रेरित किया जिसकी सर्वोत्कृष्ट परिणति ताजमहल के रूप में प्रकट हुई।
तो पहला वाला करेक्ट। हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा और अकबर की माता बेगा बेगम द्वारा करवाया गया था। यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है। दिल्ली गए हों और देखा हो तो आपने। नंबर 14 पर आ जाइए। दिसंबर 1920 नागपुर सत्र में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पारित किया था? किसने किया था इनमें? सीआर दास ने। तो दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में सीआर दास ने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पारित किया था और गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से कार्यान्वित हुआ तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा पहली बार कब अपने पहले सत्र के लिए मिली थी? प्रश्न वही है, ठीक है, पूछने का तरीका बदल गया है। कब मिली थी या पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 का वो दिन था। तो संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को अपने पहले सत्र के लिए मिली थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ठीक 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जो दूसरा सत्र हुआ था उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार यह सभा अस्तित्व में आई और इस सभा में मौजूदा प्रांतीय सभाओं और रियासतों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व था। क्या था? करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो कैबिनेट मिशन द्वारा, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर क्रिप्स मिशन दे सकता है तो गलत है। कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना गया। दोनों करेक्ट है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना प्राप्त होते हैं। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था करता है और इसमें 2019 में संशोधन भी हुआ है। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इन 4 विकल्पों में से एक गलत है पक्का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जेल राज्य का विषय है। गृह मंत्रालय जेलों और जेल के कैदियों से संबंधित मुद्दों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक, निरोध और प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। देखिए, बिल्कुल 7वीं अनुसूची के तहत जेल जो है वो राज्य सूची का विषय है। ये वाली बात करेक्ट है। दूसरी वाली भी सही है। गलती तीसरे या चौथे में, मतलब सी या डी में है। सी भी सही है, डी गलत है। 23 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23-24। ठीक है, फिर ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A है वो, न कि अनुच्छेद 23, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और राज्य जो है मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगा उसके लिए। मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवा का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है। और जो संविधान का अनुच्छेद 23 है वो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है, न कि न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही में शामिल नहीं था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है, यहाँ तीसरा भी रख दिया है हमने। तो पहले, दूसरे, तीसरे सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं था?
आचार्य विनोबा भावे पहले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे, पटेल नहीं थे। तो अक्टूबर 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता की मांग करने के लिए नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने के लिए था, और इसने एक अन्य आंदोलन को जन्म दिया जो बाद में दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही और गांधी जी के आश्रम के साथी ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही चयनित किए गए, याद रखिएगा। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन था, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार सभी जब्त संपत्तियों को वापस करने पर सहमत नहीं हुई थी। देखिए, जहां गांधी जी कूद पड़ेंगे वहां होगी कैसे नहीं सरकार, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन था। सही है ये बात, ठीक है, असहयोग की बात कर रहा है। देखिए, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता करने की मांग रखी। सरकार जो है चालू वर्ष के लिए कर निलंबित करने और अगले वर्ष इसकी दर में वृद्धि को कम करने तथा सभी जब्त संपत्तियों को वापस करने पर सहमत हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी। तो गलत है, अतः कथन दो सही नहीं होगा ना, ठीक है, वहाँ गलत है वो। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।